और मेरे मजदूरों, वेलकम बैक टू फंडा फैक्ट्री। सो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा सीबीएसई का करिकुलर के हिसाब से 75% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 75% आपका पेपर जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। इसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम लगाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार देखा गया है सीबीएसई के इतिहास में कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आया गया या तो सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके स्कूल एग्जाम्स में जो मिड टर्म के पेपर होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, उनमें ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, डिट्टो सेम टू सेम, क्योंकि हमारे में भी आया था। हम आपके सीनियर्स हैं, हमने जस्ट अभी 10th पास आउट किया है, तो हमको बहुत ज़्यादा फ्रेश एक्सपीरियंस है इसके बारे में और हमको अच्छे से गाइड कराएंगे आपको। तो चलिए एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से नोट डाउन कर सके, आंसर अच्छे नोट डाउन कर सके। अपनी कुर्सी के पेटियाँ बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? क्या चीज़ भला फिजिकल चेंज है नहीं? इसका आंसर क्या हो सकता है? बॉयल, पहले तो जानिए फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, फॉर्मूला सेम है, H2O ही रहेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, H2O रहेगा, भले सॉलिड से लिक्विड आ जा रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फिर फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकली वही है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। इसके दो प्रोबेबल आंसर, या तो सी या तो डी, आपके दिमाग में ये होगा। लेकिन सॉल्ट एंड वाटर को हम लोग अलग कर सकते हैं, एक प्रोसेस के कारण हम उनको अलग कर सकते हैं। NaCl जो रहता है और H2O के साथ जब उसे सोडियम क्लोराइड को जब हम H2O के साथ मिक्स करते हैं तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब LPG को जो हम कंबशन करेंगे तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना, तो इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। कंबशन हो रहा है, जल रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बैलेंस स्टेप। 4NH3 plus 5 O2 gives us 4 nitrogen oxide and H2O। ये क्या है भला? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है भला? चलो इसका आंसर होगा या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो रिडॉक्स होता है, या तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग के हिसाब से? इसका आंसर होगा 1 और 4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डबल आंसर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, NH3O जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, सोडियम के साथ बाउंड बना रहा है, और हाइड्रोजन जो है तो वो भी हो रहा है। कायदे से तो रिडॉक्स रिएक्शन भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। NH3 जो है ना, सोडियम, वो थोड़ा बेसिक होता है, बेसिक और एसिडिक के बीच में होता है, तो सोडियम ऑक्साइड और H2 बन रहा है, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। आंसर होगा A 1 और 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, which of the following statements about the given reaction are correct? Fe plus H2, iron plus hydrogen gives us ferrous oxide plus H2। इसके ऑप्शंस है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग reduced, वाटर इज एक्टिंग एज a reducing agent, वाटर इज एक्टिंग एज a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर ये है, वाटर क्या कर रहा है भला? वाटर हमारे आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, तो आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। 1 इज करेक्ट। सेकेंड, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
सो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और वाटर आयरन मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका आंसर 1 और 4 किस में दिया, देखिए 1 और 4 आपको एक ही क्वेश्चन में दिया है, सी वाले में टिक कर दीजिए। सेकेंड वाला वाटर रिड्यूस हो रहा है, वाटर भैया रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन यानी कि क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, reaction of water with quicklime, dilution of an acid, evaporation of water, sublimation of camphor crystals। देखिए अब क्विकलाइम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो विगरसली करता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट प्रोड्यूस होना है, तो मतलब 1 इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब 1 किस में दिया है, 1 दिया है ए और सी में। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल एक्सोथर्मिक नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो 1 और 2 होगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, द बीकर्स आर लेबल्ड एज ए बी सी एंड ईच कंटेनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन है, समझे। ऐसा पैराग्राफ दे देगा मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन बन ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। A small amount of sodium hydroxide, anhydrous, CuSO4, copper sulfate and sodium chloride were added to the beakers ABC respectively. It was observed that there were increase in the temperature of the solutions containing in beakers A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following statements is or are correct? अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है इसमें, चलिए जानते हैं। So in beaker A and B, exothermic process are happening. Beakers A and B were added to beakers. बीकर ए और बी में टेम्परेचर बढ़ा यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो वो तो सही है, तो एंडोथर्मिक हो नहीं सकता। बीकर सी जो है उसमें, बीकर सी में टेम्परेचर सोल्यूशन गिर जाता है, यानी कि सोल्यूशन जो रहता है वो एक्सो हीट ले लेता है, तो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is correct explanation for the observation? Potassium permanganate is an oxidizing agent. It oxidizes ferrous sulfate. True है, सही है। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप जैसे ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया ऑक्सीडाइज हो गया है, समझे। ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो अभी बोल रहा, मेरा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है फंडा फैक्ट्री में, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों की डिटेल एक्सप्लेनेशन विद ट्रिक्स मैंने आपको समझा दिया है। सीबीएसई कैसे पूछता है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बता दिया गया। बस जाके वीडियो देख लो एक बार, फिर ये क्वेश्चन झट झट बनने लगेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हम कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में हो रहा है भला? देखिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, पॉज करके तुरंत, और चैट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताइएगा, पॉज करके। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपने आंसर लिख लिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, वो बी होगा, सेकेंड ओनली, क्योंकि ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो कॉम्बिनेशन है, और ये रिडॉक्स प्लस रिडॉक्स है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जो सिर्फ सेकंड ही इकलौती ऐसी इक्वेशन है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है, यूज़ करना सीख लीजिए, काम आएगा बहुत ज़्यादा फ्यूचर में। 75% कॉम्पिटेंसी, समझ रहे हो लेवल किस हार्ड का आएगा। पेपर इजी आएगा, लेकिन स्कूल वाले आपका पेपर इतना हार्ड है सेट करते हैं
कि उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको, समझे। तो चलिए उस लेवल की प्रिपरेशन हम करा रहे तो उसकी टेंशन लेना, उस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो अपने आप बोर्ड्स निकल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सनलाइट में रखूंगा तो ग्रे क्यों हो जाता है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। भैया सन से क्या आ रहा है? फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स क्या करता है? सन क्या है? हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है? हाँ, रिएक्शन टूट जाते हैं, बॉन्ड्स टूट जाते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ डीकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन ए ओनली आंसर सही हो गया, समझे। नाउ sodium calcium oxide, solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which of the following is or are true about slaking of lime and solution formed by it? चलिए देखते हैं। इट इज एन एंडोथर्मिक तो है नहीं, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। भैया कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। मोर देन 7 यानी बेसिक इन नेचर। तो क्या ऑप्शन भी सही होगा, 2 और 3, समझे। एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो। नाउ बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व? BaCl जो है वो अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। कुछ चीज नोटिस किया आपने? बेरियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड बन गया, यानी कि क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 4 किस किस में है भला? ऑप्शन नंबर 4 दो में है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट तो फॉर्म नहीं हो रहा, तो यानी सी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, समझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो है आपके होमवर्क। इन दो क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क के आंसर मेरे को चैट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो जो होता है वो एंड होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हम लोग ने पूरा सॉल्व कर चुका है पहले चैप्टर का। अब आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा थोड़ा बहुत कि हमसे बोर्ड लेवल के जो एमसीक्यू हैं वो बन रहे होंगे। आपके स्कूल में जो पेपर आएगा वो इससे थोड़ा बहुत लेवल का मैच करेगा, इससे हार्ड भी हो सकता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज फॉर साइंस। हमारी सीरीज को ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, हमने पूरा साइंस का मिड टर्म तक का सिलेबस करवा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर जाके उसे चेकआउट करिएगा। हमारे टेलीग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। और हमारे इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। उसमें भी हम अच्छी रील्स डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव रील्स डालते हैं, गाइड करते हैं आपको। टेलीग्राम में हम आपको नोट्स देते हैं, आपका डाउट का सोल्यूशन वहाँ मिल सकता है, डिस्कशन भी हो सकता है वहाँ पर आपके लिए। आपके जितने डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को पहुँचाइए, ताकि उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और वो भी पास हो जाए एग्ज़ाम में। चलिए बाय बाय।